समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था से? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कहे सोशलिस्ट इकोनॉमी। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, मतलब जितनी वस्तुएं की उत्पादन होता है, उस उत्पादन करने वाले सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, इसीलिए इसे कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या बताए थे पीछे की क्लास में? उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार होता है। कैसे समाज? सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का अधिकार होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक हित व कल्याण। देखिए केंद्रीय क्या बताए? केंद्रीय सत्ता द्वारा, मतलब जो सरकार है उस सरकार द्वारा सामूहिक हित, मतलब समाज में जितने व्यक्ति हैं सभी के हित के लिए और सभी के कल्याण के लिए किया जाता है। क्या बताया गया? आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उस आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता द्वारा होता है। और केंद्रीय सत्ता द्वारा किस उद्देश्य से होता है? तो सामूहिक हित के लाभ व कल्याण के उद्देश्य से। मतलब पूरे समाज को लाभ मिले, पूरे समाज लाभान्वित हो और सभी को कल्याण हो, सभी के जीवन जीने का जो जीवन स्तर है उसमें बदलाव हो, जीवन स्तर ऊंचा हो, वह समाज के लोगों के हित के लिए ही आर्थिक क्रियाएं होती है। और किसके द्वारा संचालित होती है? केंद्रीय सत्ता द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा। आगे है, इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उदय किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का कब? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 19वीं शताब्दी होगा, 10th में पढ़ा होगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी क्रांति हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति पढ़ा है? याद है? भूल गया सब। 1917 की रूसी क्रांति खूब बढ़िया से पढ़ाया था। कि इसका उद्भव जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी क्रांति के समय हुआ। याद करो पीछे क्लास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय 18वीं शताब्दी के समय, और उस समय भी एक क्रांति था, औद्योगिक क्रांति के समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। रूसी क्रांति के समय समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। वह हुआ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी में, और समाजवादी 19वीं शताब्दी में। इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला कुछ देश है, जैसे में हो गया कौन? चीन, वियतनाम, क्यूबा, दक्षिण कोरिया इत्यादि और सारे देश है। कुछ महत्वपूर्ण देश का नाम लिख दिया। कौन कौन? चीन, वियतनाम, क्यूबा, दक्षिण कोरिया। इसमें दक्षिण कोरिया बहुत पूछा जाता है। दक्षिण कोरिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बाबा अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बता। ब्रिटेन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो भी देश है वह विकसित देश है।
अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यह सब विकसित देश है। और विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन, वियतनाम, क्यूबा, दक्षिण दक्षिण कोरिया कोरिया इत्यादि। हम लोग देख लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का अधिकार व नियंत्रण होता तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक हित व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर? समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ गए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी क्रांति के समय हुआ था और इसे अपनाने वाले कुछ देश है चीन, वियतनाम, क्यूबा, दक्षिण कोरिया इत्यादि। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। इस अर्थव्यवस्था की और क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं बताया गया है, जैसे में साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। बउआ पीछे की क्लास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़े कि कोई भी साधन है उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसका मालिक, उसका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति होता है, निजी व्यक्ति। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, साधनों पर जितने भी उत्पादन की साधन है उन सभी साधनों पर सामूहिक स्वामित्व है, मतलब अधिकार। स्वामित्व का मतलब अधिकार। सामूहिक मतलब सभी का। सामूहिक बोले तो सभी का। साधनों पर सामूहिक स्वामित्व इसकी विशेषताएं हैं। मतलब जितने भी उत्पादन के साधन होगा उन साधनों पर सामूहिक अधिकार होता, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। बताया गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की भौतिक साधन जैसे भूमि, वन, कारखाने इत्यादि पर समाज या सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। समाज का भी अधिकार होता है, सरकार का भी अधिकार होता है। तो यह क्या है, जैसे कोई सरकारी जमीन होता है, कहीं भूमि कहा जाता है कि यह सरकारी जमीन है, उस जमीन में कोई एक व्यक्ति जाकर के पर्सनल कोई काम करे और दूसरे को नहीं करने दे, होगा? समाज के सभी लोगों का अधिकार है। सरकारी जमीन में सभी लोगों का अधिकार है। और किसका अधिकार है? सरकार का। सरकार का जमीन है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के कोई भी काम कर सकता है, तब तक जब तक कि सरकार को उस जमीन से कोई मतलब नहीं है। जहिया सरकार को कोई काम करना होगा उस जमीन में व्यक्ति को हटा देगा और वह अपना काम उसमें करेगा। तो क्या बताया गया यहाँ पर, समाज या सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। उसकी देखरेख कौन करता है? सरकार करता है या समाज के लोग करता है? बुआ सरकारी स्कूल आसपास में है ना, वहाँ पर जो स्कूल बना हुआ है वह सरकारी जमीन होता है। स्कूल भी सरकारी होता है। उसमें कोई एक व्यक्ति जाकर के रंगदारी चलाएगा? नहीं चलाएगा कि मेरा शासन चलेगा इस स्कूल में। उस स्कूल में शासन यदि चलेगा, विद्यार्थियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर अच्छी शासन व्यवस्था बनाई जाएगी तो पूरे समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा। वह समाज की देखरेख में भी अच्छा से चलेगा, उसका संचालन समाज के लोगों द्वारा अच्छा से होगा या सरकार के द्वारा। सरकार अपने लोगों को बार बार भेज करके जांच करवाएगी कितने शिक्षक की उपस्थिति हो रही है, पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा है या नहीं है, समय से पढ़ाई होती है कि शिक्षक लोग लापरवाही करते हैं। तो उसका देख रेख या तो सरकार करवा सकती है या समाज के लोग चाहे तो कुछ लोगों का सामूहिक एक ग्रुप बना करके और स्कूल का संचालन अच्छे तरीका से करवा सकता है। लेकिन हम लोग के समाज में लोग ऐसा नहीं करता है। काहे नहीं करता है? क्या कारण है? बुआ बहुत लोग कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्कूल के शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं है, या जो शिक्षक लोग हैं वे अयोग्य शिक्षक हैं, उनके पास ज्ञान की कमी है, अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। और उसमें आसपास के ही गाँव समाज के बच्चा लोग न पढ़ने के लिए जाता है। तो समाज के लोगों का अधिकार है कि एक सामूहिक के संगठन बना करके लोग जा करके स्कूल की व्यवस्था को ठीक कर सकता है। हर स्कूल की व्यवस्था ठीक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पैसे आती है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग शिक्षक लोग करते हैं या पैसे को गोलमाल कर देते हैं। यदि समाज के लोग चाहे तो स्कूल अच्छा ढंग से चल सकता है, लेकिन समाज के लोग ही ऐसा नहीं चाहता।
कारण क्या है, समाज के जो भी थोड़ा सा अच्छे लोग हैं उनका बच्चा ना उस स्कूल में नहीं जाता है पढ़ने, सब प्राइवेट स्कूल में जाता है। अब लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में नहीं जाता है, हमको क्या मतलब है, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, हम काहे जाएंगे स्कूल के शिक्षक के ऊपर दबाव बनाने के लिए, व्यवस्थाएं में सुधार करने के लिए क्यों जाएंगे देखने के लिए, लोग नहीं जाता है। कौन कौन से बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, जिसके माता पिता बहुत निर्धन है, जो गरीब है, जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। गलती तो सबसे ज्यादा शिक्षकों की होती है सरकारी स्कूल में, जो लापरवाही काम करता है। इसीलिए सरकार एक बार ऐसा भी नियम लगाई थी कि सरकारी स्कूल में जितने भी सरकारी टीचर हैं उस सभी के जो बच्चे हैं ना वो सरकारी स्कूल में पढ़े, तब उसे भी ऐसा महसूस होगा कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है उसका जब बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है तब पढ़ाई ठीक से कराना चाहिए। उस सब का बच्चा भी तो प्राइवेट में पढ़ता है, उसको क्या मतलब है, पढ़ाई हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी, नौकरी हो गया, जाना है बैठ करके पैसा लेना है ना, सरकार का पैसा है बैठ करके लेना। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि वैसे शिक्षकों के अगला पीढ़ी जो नाजायज पैसा सरकार से लेता है और स्कूल में अपना जो उसे कर्म दिया गया है, काम दिया गया है, वह काम नहीं करता है, तो देखा जाता है कि अगला पीढ़ी जो उसका होता है वह कामयाब नहीं होता। अधिकांशतः शिक्षकों की जो संतान होता है उसमें कोई विकलांग हो जाएगा, तो कोई गुंगा हो जाएगा, तो कोई बुर्बक हो जाएगा, तो कोई पता हो जाएगा, तो कोई गुंडागर्दी हो जाएगा, तो कोई कुछ तो कोई कुछ अच्छा निकलता है। बाबा इतिहास गवाह दरोगा का, और जो नाजायज शिक्षक होता है देहचोर कामचोर, उसका बच्चा कभी अच्छा नहीं बनता, कभी नहीं। जो व्यर्थ पैसा लेता, प्रशासनिक विभाग में दरोगा भी होता है ना, गरीबों का खून चूसने का काम करता है। किसी भी प्रकार की मुकदमा जब लेकर के जाता है तो उससे नाजायज पैसा लेता है उसका बच्चा। और वैसे शिक्षक जो स्कूल में दुरुपयोग करते हैं, पढ़ाते नहीं है, नाजायज पैसा लेते हैं, दूसरे के बच्चे के भविष्य को खराब करते हैं, उसके बच्चे का भविष्य ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। ठीक ना। हम लोग अभी थोड़ा सा विषय से अलग चल गए आपको बताने के लिए। कहाँ थे हम लोग, बिंदु पर आते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को बता रहे थे। हाँ, समाजवादी बताने के दौरान ही तो उतना आगे तक चले गए थे। आगे देखिए, उपभोक्ता चयन का अंत है। याद करिए पिछला क्लास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ाए थे, उपभोक्ता चयन की स्वतंत्रता थी, उपभोक्ता आजाद था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वह अपने इच्छा और आय के अनुसार ही वस्तुओं का खरीदारी करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता चयन का अंत है, लिमिट है, एक जगह जाकर के रुक जाता है कि उससे आगे वह चयन नहीं कर सकता। यहाँ पर उपभोक्ता को चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस आर्थिक व्यवस्था में वस्तुओं के उपयोग हेतु उपभोक्ता के चयन का अधिकार उन्हें वस्तुओं तक रहती है जिन्हें सरकार के निर्देशानुसार उत्पादित किया गया हो तथा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा ही उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता चयन का जो अंत है, इस बात को अच्छा से समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के कमाने के जरिया बहुत होता था, पूंजी अधिक होता था, तो अंत नहीं था, स्वतंत्र था, लोग कितना भी कीमती वस्तु खरीद सकता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, उपभोक्ताओं को चयन करने का एक सीमा है, वहां पर जाकर के वह रुक जाता है, उससे ज्यादा वस्तु वह नहीं खरीद सकता या उससे ज्यादा कीमती वस्तु नहीं खरीद सकता। और वैसे वस्तु ही लोग खरीदता है जिस पर लोगों का विश्वास होता है। लोगों का विश्वास कैसे होता है, किस वस्तु पर, वैसी वस्तु पर जो वस्तु सरकार के निर्देशानुसार उत्पादित किया गया, जो सरकार की देख रेख में बनाया गया हो, जो सरकार के द्वारा पारित किया गया हो, वैसे वस्तु पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है कि नहीं बाबा। जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है कोई संस्थाएं, तो उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास है। क्यों, सरकारी संस्था, यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सरकार के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु है, सरकार की मार्का लगा हुआ है, इसमें खराब होने की कोई संभावना नहीं होगी। बाबा सरकारी अस्पताल में सरकारी दवाई मिलता है ना, मुफ्त में मिलता है ना, अब उस पर लोगों का अधिक विश्वास होता है।
क्यों? कि सरकार गलत दवा नहीं चला सकती है। बहुत जांच करने के बाद सरकारी अस्पताल में दवाएं आती है और वह लोगों को मिलता है, लोगों का विश्वास उस पर अधिक होता है। ऐसे बाजार से खरीदे गए दवा पर ज्यादा विश्वास नहीं होता है कि हो सकता है दवा खराब भी हो, दवा नुकसान भी करे, लेकिन जो सरकारी दवा होती है उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास होता है। और सरकार बताता है कि एक दवा, एक फाइल जब दवा मिला तो उसे 1 महीना तक यूज करना है, तो लोग उसे 1 महीना तक ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसे 3 महीना तक ले जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 10 दिन में ही खत्म कर देगा। मतलब क्या बताएं हम आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु खरीदने का एक सीमा है, निश्चित सीमा है। उससे आगे की वस्तु वह नहीं खरीद सकता है, उससे ज्यादा कीमती वस्तु नहीं खरीद सकता है, और ज्यादातर वैसे वस्तुओं का चयन कर सकता है जो सरकार के द्वारा उत्पादित किया गया हो, सरकार के निर्देशानुसार उत्पादित किया गया हो। वैसे वस्तुओं पर लोगों का विश्वास ज्यादा होगा और सरकार के निर्देशानुसार ही वह उपयोग भी करता है। क्या बताया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा ही उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। होगा एक एग्जाम्पल और आपको समझा देते हैं। सरकारी दुकान होती है, देखे सरकारी दुकान? नहीं देखे हैं? हर गांव में सरकारी दुकान है जहां पर राशन वगैरह बिकाता है, राशन की सरकारी दुकान। अच्छा, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि कोटा में से जाते हैं चावल गेहूं लाने ना, वह क्या डीलर का से ना, वो क्या है, सरकारी दुकान है। उसमें भी तो पैसा लेता है। पैसा लेता है तो कितना पैसा लेता है? सरकारी हिसाब से बहुत कम मात्र के, 4 रुपये 5 रुपया किलो, 3 रुपया किलो करके गेहूं चावल मिलता है। क्या खुले बाजार में 3 रुपया 4 रुपया करके मिलेगा गेहूं? कभी भी। सरकारी मूल्य निर्धारित है और यह भी निर्धारित है कि एक व्यक्ति को कितना राशन दिया जाए। उससे अधिक लेगा कोई? उससे अधिक दुकान वाला देगा? नहीं देगा। क्या बताया गया? सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा ही उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। अब एक व्यक्ति के लिए निर्धारित है कि इतना गेहूं मिलेगा, इतना चावल मिलेगा, इतना दाल मिलेगा, तो क्या उससे ज्यादा कोई व्यक्ति को मिलता है? या कोई ऐसा जबरन दिखाता है कि नहीं हमको इतना नहीं इतना चाहिए? ऐसा भी नहीं होता। लोग स्वेच्छा पूर्वक खुशहाली से जितना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उतनी वस्तु ले करके और जो रेट तय किया गया है उतना पैसा दे करके और तब वस्तु की खरीदारी करता है। यही हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यही बताया गया है कि उपभोक्ता के चयन का अंत है। वह ये नहीं कि इच्छा से कहेगा कि नहीं हमको 1 बोरा के जगह 2 बोरा गेहूं दे दीजिए, तो वो नहीं दे पाएगा और वह जबरन भी नहीं करेगा। लेकिन यही बात यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता तो लोगों के पास पैसा था, बाजार में एक बार जाएगा दुकान में, कहेगा कि नहीं एक बार में 1 बोरा नहीं 4 बोरा दे दीजिए एक के बार में। पूंजी है, वहाँ पर पूंजी असीमित है, 4 बोरा 10 बोरा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि एक बार में 1 गाड़ी ही खरीद लेता है, घर में स्टॉक कर देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वहाँ पर अंत है क्या खरीदारी का? नहीं। स्वतंत्रता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता है। उपभोक्ता के चयन की स्वतंत्रता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंत है। उपभोक्ता के चयन की स्वतंत्रता नहीं, उसका अंत है। आगे की विशेषता है। बउआ यहाँ पर लिखा हुआ है कम बात, थोड़ा समझाने लगते ज्यादा एग्जाम्पल देकर के, इसलिए टाइम ज्यादा लगे। देखो, केंद्रीय नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नियोजन किया जाता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कैसे और कितनी मात्रा में किया जाए। देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन करना तो कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, इसका नियोजन कौन करती है? सरकार। सरकार इसके लिए उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी देती है। कभी कभी अपने यहाँ तक हुआ बिहार में ज्यादातर लोगों के पास भूमि ज्यादा है नहीं और ज्यादा उत्पादन भी नहीं होता, लेकिन बिहार के बाद यूपी में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, जहाँ पर गेहूं चावल मक्का का अधिक उत्पादन होता है। अभी थोड़े दिन पहले सब लोग देखे हैं कि सरकार द्वारा किसान के लिए कोई नई कानून बनाया गया था, जिससे किसान लोग नाराज होकर के क्या किए थे? सरकार का विरोध कर रहे थे कि ना। अब उसमें क्या होता है, अभी बता रहे हैं कि सरकार क्या करती है? सरकार लोगों को, किसानों को प्रोत्साहन करती है
कि आप अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करें, अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करें, आपसे उचित मूल्य पर हम आपकी वस्तु को खरीद लें। सरकार ऐसा कहती है, प्रोत्साहन भी देती है, पैसे भी देती है, लोन भी देती है कि आपके पास पैसा नहीं है तो लोन लीजिए, लोन लेकर के आप कृषि कार्य करिए, उत्पादन करिए और उत्पादित वस्तुओं को हमारे हाथों बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे। सरकार खरीदती है चावल, चावल नहीं धान खरीदती है, गेहूं खरीदती है। धान से चावल बनवा करके और वही चावल और वही गेहूं लोगों के हित के लिए क्या करती है, बहुत ही कम मूल्यों पर उपलब्ध कराती है ना सरकार। तो सरकार क्या कहे यहाँ पर, क्या है केंद्रीय नियोजन, मतलब इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नियोजन किया जाता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। सरकार को जरूरत है अधिक गेहूं उत्पादन करवाने की, तो वह अधिक गेहूं का उत्पादन करवाएगी, मतलब अधिक धान की चाहिए तो अधिक धान का उत्पादन कराएगी। तो इसमें केंद्रीय नियोजन है, क्या है, सरकार द्वारा ऐसा नियोजन किया जाता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए। अगली विशेषताएं है समाजवादी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समानता की विशेषता। आर्थिक समानता बोले तो यह अर्थव्यवस्था समान कार्य के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता है। सरकार सभी को एक समान लाभ मुहैया कराना चाहती है और कराती भी है। क्या बताया गया है कि समान काम करने वाले लोगों को समान वेतन दिया जाता है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं, कुछ अच्छाई। या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है वो जाने समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, और अब कुछ उसमें जो अच्छाई गुण है उसे देखते हैं। गुण क्या है, धन व आय का समान वितरण, मतलब जो धन होता है या जो आय होता है उसका एक समान वितरण होता है। इसमें समाज के सभी लोगों को एक समान तरीका से, एक समान रूप से वितरण होता है धन व आय का। आगे अवसरों में समानता, मतलब कोई भी जगह पे अवसर पाना है, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी ही पाना हो तो उसमें सभी लोगों को अधिकार दिया गया कि सभी लोग नौकरी ले सकते हैं। अवसरों में समानता दिखाया गया कि सबको अवसर मिलेगा। बउआ, कभी कभी पंचायती चुनाव देखा है, सबको अवसर मिलता है कि नहीं, सबको चांस मिलता है। एक बार सभी लोगों को वर्ग बना करके बांटा गया है, अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं और सभी श्रेणी के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान होता है। क्या बताया गया है, समानता, अवसरों में समानता। काम का अधिकार, सभी लोगों को अधिकार दिया गया कि सभी लोग कोई भी काम कर सकते हैं, या सरकारी काम हो या प्राइवेट काम। आगे है लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की आश्वासन दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह आश्वासन दिया जाता है कि निम्न स्तर के लोग भी है तो वह समाज में रह सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे आश्वासन दिया जाता है कि आप इस समाज में रहिए और कोई कमी होगा तो हम लोग समाज के द्वारा भी पूरा किया जाएगा, या सरकार भी उसे विशेष पैकेज देती है। समाज में जो बहुत पिछड़े लोग होते हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत ही नीचा होता है, उसे सरकार द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार का लाभ दिया जाता है। बउआ, भूमि भी प्रदान किया जाता है रहने के लिए, मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया जाता है ना। इस सब तरह से निम्न स्तर के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जगह दिया जाता है। तो यह सब क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण है। अब कुछ दोष भी, बउआ कल भी बताए थे कि कोई भी चीज में जब कुछ गुण होता है तो थोड़ा सा उसमें अवगुण भी होता है। तो देखिए अवगुण क्या है इसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या अवगुण, उत्पादन में कमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखे थे पूंजी अधिक होता था, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी की महानता नहीं ना, समाज की महानता है। तो इसमें उत्पादन उतना नहीं होता है जितना पूंजीवादी में होता था। तो इसमें उत्पादन की कमी।
उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता में कमी। देखिए तो यहीं पर बता दिए कि उपभोक्ताओं को स्वतंत्रता नहीं दिया जाता, उसे अंत है ना, सीमित है। तो उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता में कमी हो गया। यहाँ पर लोग स्वतंत्र नहीं है कि हम कोई भी वस्तु कितना भी कीमती खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, ऐसी आजादी इसमें नहीं दिया गया। अधिकारों का हनन होता है। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकारों का हनन होता है। यहाँ पर स्वतंत्र था, उसे अधिकार था, जब मन तब कोई भी वस्तु खरीदता था। और यहाँ पर रोक लगा हुआ है तो क्या है, लोगों के अधिकार का हनन होता है। लोग समझता है कि हम लोग के अधिकार का हनन, लेकिन जो व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर अच्छा ही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने जगह पे बहुत ही अच्छा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी अपने जगह पे बहुत ही अच्छा होगा। क्या देखे, कुछ अच्छाई देखे तो कुछ इसमें अवगुण भी था, अच्छा गुण भी था और कुछ अवगुण भी था। तो अच्छा और बुरा सभी में होता है, लोगों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की गुण होता है, अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है ना बउआ। हम में भी बुराइयां बहुत है, सब लोग जानता है, याद नहीं करके आता है दे दनादन, लगातार छड़ी, कभी कभी तार वाला छड़ी से लगता है ना। अब सब कहता है कि सर जी बहुत बदमाश है, खच्चर है, काहे मारते बहुत है, पढ़ाते अच्छा। देखिए गुण की विशेषता कहीं नहीं होता, लेकिन अब गुण की विशेषता ज्यादा लोग कर देता है। कोई कहता है तू कहाँ पढ़े जाता है, नंदनी कहती है कि वहाँ जाते हैं, नहीं वहाँ नहीं जाना। वो कहेगा कि हमको भी लेते चलो, हम भी चलेंगे, नहीं वहाँ नहीं जाओ, बहुत मारते हैं, हमको हानि कर देती है, पहुँचा देती है। विद्यार्थी लाता था पैसा बढ़ेगा, रोक देती है, नहीं आने देती है, काहे अब